नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, जैसा कि हम संस्कृत प्रैक्टिस सेट की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें आज हम 76 नंबर के प्रैक्टिस सेट को करेंगे। और अगर आपने हमारे इससे पहले वाले 75 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो इसे आप ऊपर कोने में जो 3 डॉट पर क्लिक करके आप आई बटन पर पहुँच जाओगे, तो वहाँ पर जाकर आप हमारी इससे पहले वाली भी जो वीडियो है उसको देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। और दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों, DET+B के द्वारा एक महत्वपूर्ण अपडेट जारी की गई है। तो TGT जो संस्कृत का जो एग्ज़ाम है उसकी एग्ज़ाम डेट आ गई है। और अगर आपने अपने संस्कृत की एग्ज़ाम डेट नहीं देखी है तो इसके ऊपर हमारे द्वारा पहले जो है वीडियो बना दी गई है, तो वहाँ पर जाकर आप अपने जो संस्कृत का एग्ज़ाम है उसकी एग्ज़ाम डेट देख सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पर DET+B के द्वारा एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। और दोस्तों, अब जो जिनका संस्कृत वालों का PhD संस्कृत फीमेल का जो एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आपका जो एग्ज़ाम है ये बहुत अच्छा जाए। तो दोस्तों, अब जो है वीडियो शुरू करते हैं। हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, ओदकांतम स्निग्ध जनो अनुगंतव्य है इति श्रूयते अयम कस्य है। तो ये यहाँ पर किसके बारे में बात कही गई है? तो यहाँ हमारा जो राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन सी, महर्षि सारंगराव के बारे में जो है ये बात आई है। और यह जो कथन है कालिदास द्वारा रचित जो अभिज्ञान शाकुंतलम है वहाँ से ये लिया गया है। और इसमें क्या कहा गया है कि स्निग्ध जन अर्थात जो अपने जो मित्र होते हैं, सगे संबंधी, तो उनका अनुगमन पानी वाले स्थान तक करना चाहिए, अर्थात प्रिय व्यक्ति को मार्ग में वहाँ तक छोड़ना चाहिए जहाँ तक कोई नदी या तालाब मिले। और दोस्तों, इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण 100+ या क्वेश्चनों को करेंगे, क्योंकि जो एग्ज़ाम है उसके लिए क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में घंटी वाला आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिव है। तो ये यहाँ पर इसमें आपने बताना है अयम भर्तवाक्य कस्मिन् ग्रंथे उद्धृतो अस्ति। ये यहाँ पर भर्तवाक्य है, तो इसका संबंध इनमें से किस काव्य के साथ है? तो यहाँ हमारा जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अभिज्ञान शाकुंतलम से। तो राजा जो है प्रजा हित के लिए यत्न करे, वेद के द्वारा प्रकट की गई महिमा वाली वाग्देवी का कोई परित्याग न करे, सर्वशक्तिमान शंभु मेरे पुनः जन्म को निवृत्त कर दे। तो ये जो भर्तवाक्य जो है यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम का जो 7वां जो अंक है उसका 34वां श्लोक ये बताया गया है। हेलो क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतले कस्य रीति प्रयोग। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है, इसमें किस रीति का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ अगर हम रीति की बात करें तो यह ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। इसमें जो वैदर्भी जो रीति है उसका प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अति स्नेह पाप संकी इति सूक्ति कस्मिन् ग्रंथे उद्धृत है। वेरी इंपॉर्टेंट ये सूक्ति है। यह सूक्ति कहाँ से ली गई है? मेघदूत कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम या मालविकाग्निम मित्रम से। तो ये जो है यहाँ पर ली गई है ऑप्शन सी, अभिज्ञान शाकुंतलम से। अत्यधिक स्नेह पाप की आशंका करता है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का जो चौथा अंक है, चौथे अंक में भी जो 4 अंक हैं, 4 श्लोक हैं, ये महत्वपूर्ण बताए गए हैं। नेक्स्ट है, अभिज्ञान शाकुंतलस्य चतुर्थ अंके विस्कंभक अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम का जो चौथा अंक है इसमें विस्कंभक कौन है? तो ये है ऑप्शन बी। तो विस्कंभक से भूत और भावी घटनाओं की सूचना मध्यम पात्र के द्वारा दी जाती है। यह अंक के आदि में रखा जाता है। और अभिज्ञान शाकुंतलम के चौथे अंक के प्रारंभ में विस्कंभक का प्रयोग हमें देखने को मिला है। नेक्स्ट है, वामः कुलस्य अध्यय। तो अस्मिन् वाक्ये वामः पदस्य का अर्थ है। यहाँ पर वामा जो दिया गया है इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ इनमें से क्या है? तो इसका अगर हम अर्थ देखें तो ऑप्शन सी जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो वामा का अर्थ होता है विपरीत आचरण वाली, तो प्रतिकूल आचरण करने वाली। और ये जो यहाँ पर जो उक्ति जो ये सूक्ति जो आई है तो इसका संबंध अभिज्ञान शाकुंतलम का जो चौथा अंक है वहाँ से आया है।
जब शकुंतला अपने पति के घर को जाने वाली होती है तब जो ये उक्ति वहाँ पर कही जाती है कि जब तुम अपने पति के घर पर जाओगे तो उनके साथ जो है अच्छा आचरण करना, उनके प्रतिकूल मत चलना। नेक्स्ट है शर्मिष्ठा पितुः नाम किम। शर्मिष्ठा पितुः नाम किम, ये जाति शुक्राचार्य, दानवराज वृषपर्वा या पुरुष। तो ये थे ऑप्शन सी, दानवराज वृषपर्वा। तो विज्ञान शकुंतला में शर्मिष्ठा के जो पिता हैं ये दानवराज वृषपर्वा थे और शर्मिष्ठा राजा ययाति की पत्नी थी। पुरु राजा ययाति का पुत्र था और दानवों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा दुष्यंत से प्रथम पटरानी का आसीत। राजा दुष्यंत की प्रथम पटरानी का नाम क्या था? तो इनकी जो पहली पत्नी जो थी उसका नाम था वसुमती और दूसरे वाली का नाम हंसपदी का और जो तीसरी थी पटरानी उसका नाम था शकुंतला। तो सानुमती जो है ये अप्सरा मेनका की सखी है। मेनका और विश्वामित्र के संयोग से शकुंतला का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, का नाम उष्ण उद के नव मालिकाम सिंचती इदम कस्य कथनम अस्ति। ये यहाँ पर कथन इनमें से किसका है? गौतमी, प्रेमवदा, अनुसूया या सारंगरव का। तो ये जो कथन है ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी, प्रियमवदा का। और इसमें क्या कहती है कि भला कौन गर्म जल से नव मालिका को सींचेगा। और ये जो यहाँ पर सूक्ति है, उक्ति या कथन, तो अभिज्ञान शकुंतलम के चौथे अंक से ये लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अयम जनः कस्य हस्ते समर्पिता इदम कथनम अस्ति। तो ये कथन इनमें से किन का है? अनुसूया, प्रेमवदा, गौतमी या प्रियमवदा का। तो ये जो कथन यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी, अनुसूया और प्रियमवदा का, कि हम दोनों को किसके हाथ सौंपती हो। यह सूक्ति अभिज्ञान शकुंतलम के चौथे अंक से ली गई है। अभिज्ञान शकुंतलम का जो चौथा अंक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बताया गया है। वहाँ से जितने भी श्लोक, सूक्तियाँ, कथन जो कुछ भी बनता है सभी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आपने सभी जो वहाँ से याद कर लेना क्योंकि वहाँ से एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के वा न स्युः परि भवपदम निष्फल आरंभ यत्नः इयं सूक्ति कस्य ग्रंथे उद्धृता अस्ति। ये सूक्ति दी गई है तो इसका संबंध इनमें से किस ग्रंथ के साथ है? तो किरातोर्जुनीयम, नीतिशतक, मेघदूत या अभिज्ञान शकुंतलम से। तो ये सूक्ति जो है ये ली गई है ऑप्शन सी, मेघदूत से जो है ये सूक्ति ली गई है। और मेघदूत जो है महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है। मेघदूत खंड का व्याय रहेगा, 2 खंडों में बटा हुआ है, पूर्व और उत्तर में। और इसमें यक्ष जो मेघ से कहता है कि हे मित्र, असफल प्रयत्न करने वाले कौन तिरस्कार के पात्र नहीं होते हैं, अर्थात सभी पात्र होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का लघुत्रयम नास्ति। यहाँ पर लघुत्रय में एक ग्रंथ इनमें से नहीं आता है, तो ये कौन सा है? तो लघुत्रय में कौन सा नहीं आता है? ये रहेगा ऑप्शन ए, गीत गोविंद यहाँ पर लघुत्रय में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, हर्षिरम चंद्रिका धोत हरिया रूपेण वर्णिता नगरी। तो ये जो वर्णन है यहाँ पर कहाँ किस में आया है? तो किसके बारे में यहाँ पर ये वर्णन हुआ है? तो यहाँ अगर देखें तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी, अलका जो नगरी है उसके बारे में ये वर्णन हुआ है, अलका नगरी के बारे में। और मेघदूत से ये ली गई है। नेक्स्ट है, लघुत्रय इति संज्ञा प्रथितस्य काव्यत्रयस्य प्रणेता कवि वर्तते। तो काव्यत्रय के प्रणेता इनमें से कौन है या कवित्रय इनमें से कौन है? तो यह रहेंगे ऑप्शन डी, कालिदास। तो लघुत्रय जो है ये काव्यत्रय के प्रणेता में से कालिदास है। इनके 3 रघुवंश, महाकाव्य, कुमार संभव और मेघदूत, ये तीनों लघुत्रय के अंतर्गत आते हैं। और जयदेव क्या है? गीत गोविंद, बृहत्रयी जो इनका रहेगा। और जो बृहत्रयी जो ग्रंथ है उसके अंतर्गत किरातोर्जुनीयम, शिशुपाल वध और नैषधीयचरित आते हैं। तो लघुत्रयी और बृहत्रयी दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, दोनों एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेघदूते वक्रः पंथा यद्यपि भवतः इत्यादि भी वचो भी मेघम पार्थयति यक्षः गन्तुम। तो यहाँ किसके बारे में कहा गया है? तो
यहाँ अगर हम देखें तो हमारा जो राइट आंसर है ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी। उज्जैनी जो है उसके बारे में यहाँ पर कहा गया है। और महर्षि कालिदास के द्वारा जो रचित मेघदूत है वहाँ से ली गई है कि यद्यपि उत्तर दिशा में प्रस्थान किए हुए आपका मार्ग टेढ़ा हो जाएगा, फिर भी आपको उज्जैन नगरी जो महाकाल की नगरी है उसकी रमणीय घटा को देखने अवश्य जाना चाहिए। वक्र होता है टेढ़ा। नेक्स्ट है मेघदूते राजराजस्य दध्यो इति पदे राजराजस्य इति पदेन अभिहितो अस्ति। तो इस यहाँ पर इसका जो मतलब है ये क्या है, राजराजस्य, तो किसके बारे में यहाँ पर वर्णन हुआ है, ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी, कुबेर के बारे में। तो इसमें यक्षों के जो अधिपति हैं कुबेर, इनके बारे में कहा है। कुबेर की नगरी भी एग्जाम में आ जाती है कि कौन सी है, तो अलका नगरी है। और अक्ष यक्षों का अधिपति है। और यक्ष ने प्रमादवश कुबेर के महल में समय पर पुष्प नहीं पहुंचा सका, जिससे क्रोधित होकर कुबेर ने यक्ष को जो है 1 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया था। और उसके बाद जो यक्ष है ये जो रामगिरी जो पर्वत था वहाँ पर रहने लगा था। नेक्स्ट है प्राभुव अपि उत्सवे मानिनाम इदम सुक्ति कस्य ग्रंथेन संबंधित अस्ति। ये सुक्ति दी गई है और इसका संबंध इनमें से किस ग्रंथ के साथ है, कहाँ से ये ली गई है। उत्तरामचरित, नीति शतक, किरातार्जुनीयम या अभिज्ञान शकुंतलम से। तो ये ली गई है ऑप्शन सी, किरातार्जुनीयम से। और किरातार्जुनीयम का जो प्रथम सर्ग जो है उसका जो 41वां श्लोक उसमें से ये ली गई है। और इसमें यह भी पूछ लिया जा सकता है कि कौन किसको क्या कह रहा है। तो द्रौपदी युधिष्ठिर को कह रही है कि मानधन व्यक्तियों की पराजय भी उत्सव जैसी होती है। पराजित हो जाने पर भी उनकी पराक्रम रूपी संपत्ति तो उनके पास बनी रहती है, उसे शत्रु नहीं छीन सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा किरातार्जुनीयम प्रथम सर्गस्य कथानकम निम्नलिखितेषु का नास्ति। किरातार्जुनीयम का जो प्रथम सर्ग है उनमें से एक नहीं है, तो ये कौन सा इनमें से नहीं रहेगा, ये है ऑप्शन डी, द्रौपदा मन्यु युधिष्ठिर समर्थन। तो ये इनमें से नहीं है। अगला क्वेश्चन रहेगा भारवी काव्य मार्गम कथ्यति। भारवी यहाँ पर काव्य मार्ग का वर्णन करते हैं या कहते हैं, तो कौन सा है, विचित्र मार्ग, सुकुमार, प्राचीन या अन्योक्ति मार्ग। तो ये है यहाँ पर ऑप्शन ए, विचित्र मार्ग। तो भारवी के काव्य मार्ग को विचित्र मार्ग कहा गया है। और अलंकार काव्य शैली के जनक इनको कहा जाता है। और एक जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी वाणी कैसी है, तो नारियल के फल के समान। नेक्स्ट है भारवी विरचित प्रसिद्ध महाकाव्य किरात अर्जुनियम का अभिप्राय अस्ति। यहाँ पर जो किरात जो शब्द आया है इसका मतलब यहाँ पर क्या है, तो क्या इससे मतलब यहाँ पर लिया गया है, तो इसका जो यहाँ पर जो अर्थ है ये लिया गया है ऑप्शन सी से, किरात विवेशधारी शिव से। नेक्स्ट है सहसा विदित न क्रियाम विवेक है परम आपदाम पदम। तो इति वाक्य से करता है, ये जो सुक्ति है वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में देखने को मिली है। तो यह जो इसके कहने वाले कौन हैं, इसके कर्ता कौन हैं, महर्षि कालिदास, भारवी, माघ या श्री हर्ष। तो ये रहेंगे ऑप्शन बी, महर्षि भारवी। और एग्ज़ाम ये भी आ सकता है कि कहाँ से ली गई है, तो किरातार्जुनीयम से ये ली गई है कि सहसा विदित न क्रियाम का परमापदम पदम। और 18 इसमें सर्ग हैं कि हमें काम को अचानक जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है राजतंत्र शासन परंपराया उपदेशम दीयते। राजतंत्र शासन परंपराया उपदेशम दीयते, तो ये किस में दिया गया है, किसके बारे में यहाँ पर कहा गया है, तो ये रहेगा ऑप्शन बी, राज्य अभिषेक अवसरे। राज्य अभिषेक के अवसर पर ये कहा गया है। और जो कादम्बरी जो है वहाँ से ये ली गई है। तो राजतंत्र शासन परम में राज्य अभिषेक के अवसर पर उपदेश दिए जाते हैं। और यह अवसर ही राजतंत्र का प्रथम उत्सव होता है। इसी अवसर पर मंत्री जो सुखनाश युवराज चंद्रपीड़ को उपदेश देते हैं।
और सुखनाथ चंद्रपीड़ के लिए तात शब्द का प्रयोग करते हैं। तो कादम्बरी से ये लिया गया है। और कादम्बरी किसकी कृति है? महर्षि बाणभट्ट की। अगला क्वेश्चन आएगा महाकवि बाणभट्टस्य गुरु नाम। जो महाकवि बाणभट्ट है इनके गुरु का नाम इनमें से क्या था? भरवो, मौखरी, सदानंद या वात्स्यायन? तो इनके गुरु का नाम है ऑप्शन ए भरवो या भरतसु भी आपको कहीं पर देखने को मिल सकता है। और बाणभट्ट ने कादम्बरी के मंगलाचरण के जो 4था श्लोक है इसमें अपने गुरु की वंदना की है कि नमामि भरवो चरणाम्बुज द्वयम शेखरई मोखरी भी कृतार्चनम। नेक्स्ट आएगा कादम्बरी कथा काव्य से नायिका है। कादम्बरी जो यहाँ पर कथा काव्य है इसके नायक इनमें से कौन है? तो इसके जो नायक हैं ये है ऑप्शन सी चंद्रापीड़। और चंद्रापीड़ के पिता का नाम था तारापीड़ और माता थी इनकी विलासवती। कादम्बरी पूर्वार्ध और उत्तरार्ध 2 भागों में बटी हुई है। कादम्बरी गद्य काव्य की नायिका कादम्बरी और पुंडरीक चंद्रापीड़ का मित्र है। सुखनाथ तारापीड़ का मंत्री है और चंद्रपीड़ के राज्याभिषेक के समय मंत्री सुखनाथ द्वारा उपदेश दिया जाता है। तो ये इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरुतमा ब्रूहि दीनम वचः इयम सूक्ति ही माध्यमेन कस्याम शिक्षाम दीयते। तो ये सूक्ति यहाँ पर दी गई है और इसके माध्यम से किसकी ओर इशारा किया गया है? तो यहाँ पर शिक्षा क्या दी जा रही है? किसकी? राजा को, बादल को, चातक को या याचक को? तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन सी, चातक के बारे में यहाँ पर कहा गया है। और इसमें क्या कहा गया है कि अरे चातक, तुम हर किसी के सामने अपने दीन वचनों का उद्गार मत किया करो। तो ये यहाँ पर कहा गया है। नेक्स्ट है न ही गण्यति क्षुद्र जंतु ग्रह फलगुताम अस्मिन पदांश से गण्यति पदस्य का अर्थ है। ये गण्यति यहाँ पर आया है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है? गणना करने से, संख्या गिनने से, विचारने से या शत्रुता उत्पन्न करने से। तो इसका जो मतलब है ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी विचारने से। अर्थात जो क्षुद्र जन फल प्राप्ति में विचार नहीं करते, उनका एकमात्र उद्देश्य फल प्राप्त करना होता है। अगला क्वेश्चन है सूर्य निगुणता मुनौ विमतिता दैन्यम प्रियालापिनी अस्मिन पदांश से निर्घृणिता पदस्य का अर्थ है। तो यहाँ पर यह जो निर्घृणिता आया है इसका अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है? तो इसका जो अगर हम अर्थ देखें तो ये रहेगा ऑप्शन बी निर्दयता। तो इसका अर्थ यहाँ पर निर्दयता है। अर्थात जो सूरजन जो होते हैं वीर लोग, उनके अंदर निर्दयता कूट कूट कर भरी होती है। और मुनि जो होते हैं तपस्वी, उनके अंदर विनम्रता। अगला क्वेश्चन है आलस्यम ही मनुष्य नाम श्रीरस्तो महारिपु न अस्ति उद्धम समय बंधु कृत्वा यम नावसीदति इदम श्लोके महत्वम प्रतिपादितम अस्ति। तो यहाँ पर किसके बारे में बताया गया है? ज्ञानस्य, धर्मस्य, कर्मस्य या मित्रस्य। और इन सभी में षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है। जैसे रामस्य होता है ऐसे ज्ञानस्य, कर्मस्य, धर्मस्य, मित्रस्य। तो यहाँ पर किसके बारे में बताया गया है? तो यहाँ रहेगा ऑप्शन सी कर्मस्य, कर्म के बारे में बताया गया है। और ये जो यहाँ पर श्लोक जो है ये रहेगा जो नीति शतक जो है महर्षि भर्तृहरि के द्वारा जो रचित है वहाँ से ये लिया गया है। और इसमें क्या कहा गया है कि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और उद्यम के समान कोई मित्र नहीं है। उद्यम होता है परिश्रम, मेहनत। नेक्स्ट है अंतःकरण तत्वस्य दंपत्यो स्नेह संश्रयात आनंद ग्रंथिरेको अयम पत्ति इति पठ्यते अस्मिन श्लोके महत्वम प्रतिपादितम अस्ति। तो यहाँ पर किसके बारे में प्रतिपादित किया गया है? प्रेम के महत्व, पति, पत्नी या पुत्र के महत्व के बारे में। तो यहाँ जो राइट आंसर है रहेगा ऑप्शन डी, पुत्र का जो महत्व है उसके बारे में बताया गया है। और महाकवि जो भभूति जो है उनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है उत्तरामचरित, उसके जो तीसरा अंक है वहाँ से ये लिया गया है। और इसमें पुत्र का जो महत्व है ये प्रतिपादित किया गया है। नेक्स्ट है अयम कठोरियस है किलते प्रियम इयम कस्य कथनम अस्ति। महत्वपूर्ण ये सूक्ति है और ये कथन इनमें से किनका है, ये कहाँ से ये लिया गया है? तो इसका संबंध रहेगा ऑप्शन बी वासंती से।
और उत्तर रामचरित जो महर्षि भभूति द्वारा रचित है वहाँ से ये लिया गया है, तीसरे अंक से। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी जरूर आता है कि कथन किसका है, तो वह संती का है। और क्या कह रही है कि हे निष्ठुर, आपको यश ही प्यारा है, किंतु अति पवित्र चरित्र वाले स्त्री को निर्वासित करने से जो अपयश मिला, निर्वासित होता है छोड़ना, क्योंकि इनके द्वारा जो सीता जो थी उनको छोड़ दिया गया था, तो निर्वासित करने से जो अपयश मिला, इससे बढ़कर भयानक अपकीर्ति क्या हो सकती है। मतलब क्वेश्चन आएगा उत्तर रामचरितस्य तृतीय अंके कवेः मौलिक कल्पना अस्ति। उत्तर रामचरित का जो तीसरा अंक है इसमें किस कवि की मौलिक कल्पना के बारे में वर्णन हुआ है, तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए, छाया सीता व रामस्य दंडकारण्ये पुनः आगमन। और तीसरा अंक जो है इसका छाया अंक कहा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस अंक का जो आरंभ है तमसा और मुरला के वार्तालाप से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छाया सीतया स दंडकारण्ये आगतवान रामस्य दर्शने द्वितीय पात्र अस्ति। तो छाया सीता के साथ दंडकारण्य में आई हुई राम के दर्शन में दूसरा पात्र कौन सा था, भगीरथी, तमसा, मुरला या इनमें से कोई नहीं था। तो दूसरा पात्र जो है ये तमसा था। तो जो यहाँ पर जो तमसा और मुरला ये भी एग्जाम में आ सकते हैं कि ये कौन है, तो ये अधिष्ठात्री नदी देवता है, या इन्हें सीता की सखी भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है पुनः दंडकारण्य आगतवान रामेण से है केशाम पात्र नाम भभूति तृतीय अंक वर्णिता। तो तीसरे अंक में इनमें से किसका वर्णन किया जाता है महर्षि भभूति के द्वारा, तमसा, वासंती, मुरला या भगीरथी का। तो इसमें होता है ऑप्शन बी वासंती का। तो तीसरे अंक में जो यहाँ पर इनके बारे में वर्णन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगीरथी उत्तर रामचरिते कस्य पुर्जः व्याजेन सीताम आनयति। तो किसको लेकर आती है, शिव है, विष्णु, ब्रह्मा या सूर्य, किसके बारे में वर्णन है। तो यहाँ जो वर्णन है ये हुआ है ऑप्शन डी सूर्य है, सूर्य के बारे में। तो भगीरथी जो है ये जो उत्तर रामचरित जो है इसमें सूर्य की पूजा करने के बहाने सीता को लेकर आती है। और तीसरे अंक में जो है इसके बारे में वर्णन हुआ है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर एक और रस है करुण एवं निमित्त वेदात। तो इस प्रकार से श्लोक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है, उक्ति भी आप इसे कह सकते हैं, सुक्ति। और इदम मुक्ति उत्तर रामचरितस्य केषाम् अंकेन संबंधित अस्ति। तो एक तो एग्जाम में यही क्वेश्चन आ सकता है कि इसका संबंध कहाँ से है, उत्तर रामचरित से है। अब दूसरा ये कि ये किस अंक से संबंधित है, तो इसका जो संबंध है रहेगा ऑप्शन सी, तीसरा जो अंक है उससे इसका संबंध है। तो तीसरा अंक से ये ली गई है, तीसरा अंक छाया अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतवर्षे सर्वप्रथम यवन शासनस्य बीजारोपण कुर्युः। भारतवर्ष में सबसे पहले यवन शासन का बीजारोपण इनमें से किसके द्वारा किया गया था, महमूद गजवनी, शहाबुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक या अलाउद्दीन के द्वारा। तो ये था ऑप्शन बी शहाबुद्दीन के द्वारा। और शहाबुद्दीन या जो यवन शासन है ये रहेगा पंडित अंबिका दत्त व्यास द्वारा जो विरचित शिवराज विजय है वहाँ से ये लिया गया है। नेक्स्ट है घटिका उपाधि का विभूषित। ये जो घटिका जो यहाँ पर उपाधि दी गई है इसे किसे अलंकृत किया गया था, बाणभट्ट, भर्तृहरि, अंबिका दत्त व्यास या कालिदास को। तो इससे जो है यहाँ पर ऑप्शन सी जो पंडित अंबिका दास व्यास जो हैं इनको घटिका शतक, शतक अवधान इन उपाधियों से अलंकृत किया गया था। नेक्स्ट है इनह शब्दस्य तात्पर्य। इनह शब्द का तात्पर्य यहाँ पर क्या है, सेवक, स्वामी, गुलाम या पापी से। तो इसका संबंध यहाँ पर स्वामी से रहेगा और इसका वर्णन भी शिवराज विजय में हुआ है। और अगर आपने जो पंडित अंबिका दत्त व्यास का जीवन परिचय और उनके महत्वपूर्ण क्वेश्चन शिवराज विजय से संबंधित नहीं देखे तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके ऊपर जो हमारे द्वारा कई वीडियो बनाई गई है तो और सभी जो उसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है दम्भोली शब्दस्य का अर्थ है। दम्भोली शब्द है, इसका अर्थ यहाँ पर क्या है, वज्रम, प्रस्तर, पंकजम या भ्रमर। तो इसका जो मतलब है ये लिया गया है यहाँ पर ऑप्शन ए वज्रम, वज्र से। और प्रथम निश्वास जो इसमें इसका वर्णन हुआ है। और पाषाण
जो होता है इसका मतलब पत्थर, और जो कमल जलज भ्रमर भौरा। नेक्स्ट है ब्रह्मचारी बालकौ पर्वतात अवतरात या तिना प्रार्थना में क्रोध। तो प्रार्थना यहाँ पर किससे करता है? विद्याधनम स्व आश्रमी स्वान्यति उपदेशम दीयते या राजनीति शिक्षयति। तो यहाँ जो वर्णन है ये रहेगा ऑप्शन बी, स्व आश्रमेशु आनेति। ब्रह्मचारी जो बालक थे उन्होंने पहाड़ से उतर कर आने वाले योगीराज से अपने आश्रम में आने की प्रार्थना की थी, और ये जो बालक है गौर सिंह और श्याम सिंह थे। अगला क्वेश्चन आएगा ध्यान अवस्थितैर्भव आदर्शै न ज्ञायते कालवेगः है। इदम उक्ति कस्य ग्रंथ से संबंधित अस्ति। इस सूक्ति का संबंध किस ग्रंथ से है? उत्तरामचरित, कादम्बरी, शिवराज विजय या किरात अर्जुनियम से। तो इसका संबंध रहेगा ऑप्शन सी, शिवराज विजय से, और पंडित अंबिका दत्त व्यास के द्वारा जो रचित है। 12 निश्वास हैं, 3 विराम हैं, और प्रत्येक विराम में 4 निश्वास हैं। नेक्स्ट है शहाबुद्दीन नामना है यवन शासक है निम्नलिखितेषु किम न कुर्युः। एक क्या नहीं है? तो ये हैं ऑप्शन सी, दिल्लीश्वर पृथ्वीराजस्य हंतारम। दिल्ली के जो राजा जो थे पृथ्वीराज के मारने वाले, इनमें से एक ये नहीं थे। नेक्स्ट है सर्वनाम स्थान संज्ञा विधायक सूत्रम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ये जो सर्वनाम स्थान, ये जो संज्ञा सूत्र जो है ये जरूर पूछे जाते हैं, संज्ञा प्रकरण। तो इसके ऊपर भी हमारे द्वारा पहले वीडियो बनाई गई है, अगर आपने नहीं देखी तो उसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके ऊपर जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं संज्ञा प्रकरण के, तो वे उस पर कराए गए हैं, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पर सर्वनाम स्थान संज्ञा विधायक सूत्र। सर्वनाम स्थान संज्ञा करने वाला सूत्र इनमें से कौन सा है? तो ये है ऑप्शन बी, सुड़ नपुंसकस्य। नपुंसक लिंग को छोड़कर अर्थात पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग में सुठ, सु औ जस, अम औ इन प्रत्ययों की सर्वनाम स्थान संज्ञा ये करता है। अगला क्वेश्चन है इदु द्वे द्विवचनम प्रगृहम। तो ये क्या करेगा? ये करता है प्रगृह संज्ञा। तो दीर्घ इकार द्विवचन, उकारांत द्विवचन और एकारांत द्विवचन, ये प्रगृह संज्ञक होते हैं। इसके उदाहरण एग्जाम में आ जाते हैं, जैसे हरि एतौ, विष्णु इमौ, गंगे अमु, ये इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट है अति निंद्रम इति पदस्य लौकिक है विग्रह। इस पद का जो लौकिक विग्रह यहाँ पर क्या है? तो ये है ऑप्शन डी, निद्राम संप्रति न युज्यते। तो और अति निद्रम जो है इसमें समास भी एग्जाम में आ जाता है, तो यहाँ पर रहेगा अविभाव समास। अव्यक्ति समीप समृद्धि जो सूत्र है उससे अविभाव समास होता है, और पूर्व पद जो इसमें प्रधान होता है। प्रायण पूर्व पद पदार्थ हैं, प्रधान अविभाव समास हैं। इसके अन्य उदाहरण भी हैं, जैसे यथाक्रम, समुद्रम, अति निद्रम। और समास के ऊपर भी जहाँ हमारे द्वारा पहले बहुत सी वीडियो बनाई गई हैं और उनमें महत्वपूर्ण उदाहरण कराए गए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो इसे भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है द्वियवनम इत्यत्र समास है, 2 यवनों का समूह। यहाँ पर समास इसमें कौन सा है? अविभाव, द्विगु, तत्पुरुष या बहुव्रीहि समास। तो बहुत से कैंडिडेट जो है यहाँ पर द्विगु समास करके आएंगे, लेकिन जो नदीवाची जो होते हैं उनमें अविभाव समास का प्रयोग होता है। नदी भी इस एक सूत्र है, इससे अविभाव समास यहाँ पर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने याद रखना है, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट यहाँ पर द्विगु समास इसमें करके आएंगे, क्योंकि इसमें शुरू में संख्या दी गई है, तो ये आपने याद रखना है। द्वियमनयोः समाहार है, और तो द्वि और सिमनोस, नदी विशेष सूत्र से संख्यावाचक द्वि का नदी विशेष के वाचक यमुना संबंध के साथ अविभाव समास होता है। तो ये आपने जरूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर शुद्ध शब्द आपने बताना है, तो शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है? तो ये है ऑप्शन डी, रजकस्य वस्त्रम ददाति। और क्यों है? क्योंकि जब कोई वस्तु दे कर ली जाए तो वहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। वैसे देने के में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, लेकिन जो वस्तु थोड़े समय के लिए दी जाए तो वहाँ पर जो है षष्ठी विभक्ति का प्रयोग जो है फिर
किया जाता है, क्योंकि जो धोबी जो है उसको आप जो कपड़े धोने के लिए देंगे और धोने के बाद जो है उसको दोबारा दे देगा। तो इस कारण से यहाँ पर जो है इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है ओदनम भुंजानो विषम भुंकते। जितने भी कारक हैं सभी महत्वपूर्ण हैं और कारक के ऊपर भी हमारे द्वारा पहले वीडियो बनाई गई है, उनमें भी जो उदाहरण कराए गए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ओदनम भुंजानो विषम भुंकते इति वाक्यस्य उदाहरणम अस्ति, इसका उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो इसका जो उदाहरण है रहेगा ऑप्शन बी, तथा युक्तम च अनिप्सितम। तो ये यहाँ पर उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अस्मत् शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति एकवचन रूप। अस्मद एक होता है युष्मद, एक होता है अस्मद। अस्मद के जो रूप चलते हैं अहम आवाम वयम, और जो युष्मद होता है इसके चलते हैं त्वम यवाम यूयम। तो अस्मद चतुर्थी विभक्ति में क्या रूप बनेगा? तो ये बनेगा ऑप्शन सी मह्यम। इसके रूप कैसे चलते हैं? अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभिः, मह्यम आवाभ्याम असंभ्यम, मत आवाभ्याम अस्मत्, मम आव्यो अस्माकम, मही आव्यो अस्मासु। तो इस तरह से इसके रूप चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर इदम शब्दस्य पुल्लिंगे सप्तमी विभक्तु एकवचने रूपम। तो इदम शब्द है, इसका सप्तमी विभक्ति एकवचन में रूप, तो ये होगा ऑप्शन डी अस्मिन। और इसके रूप कैसे चलेंगे? तो अयम इमो इमे, इमम इमौ इमान, अनेन आभ्याम एभिः, अस्मै आभ्याम एभ्यः, अस्मात् आभ्याम एभ्यः, अस्यः अन्यो, एषाम अस्मिन् अन्यो, एषु। तो इस तरह से इसके रूप चलेंगे पुल्लिंग में। नेक्स्ट है बालिका प्रातिपदिकस्य द्वितीयायाः द्विवचन रूपमस्ति। बालिका शब्द है द्वितीय बहुवचन में, द्वितीय के द्विवचन में। तो इसका कौन सा बनेगा? ये रहेगा ऑप्शन सी बालिके। इसके रूप कैसे चलते हैं? बालिका बालिके बालिकाः, बालिकां बालिके बालिकाः, बालिकया बालिकाभ्यां बालिकाभिः, बालिकायै बालिकाभ्यां बालिकाभ्यः, बालिकायाः बालिकाभ्यां बालिकाभ्यः, बालिकायाः बालिकयो बालिकानां, बालिकायां बालिकयोः बालिकासु, हे बालिके हे बालिके हे बालिकाः। नेक्स्ट है यहाँ पर डबल 99 जो है इसे संस्कृत में कैसे लिखा जाएगा? तो नवनवति इसे लिखा जाएगा। नवम 9 अशीति 80 नवति 90। नेक्स्ट है आसन भविष्य से कृत्य प्रयुक्त है। आसन भविष्यत के लिए इनमें से किस लकार का प्रयोग किया जाता है? लकार जो है 10 होते हैं। तो आसन भविष्य के लिए किसका प्रयोग होता है? तो लिट जो लकार होता है उसका प्रयोग किया जाता है। भविता भवितारो भवितार हैं। तो इस तरह से इसके रूप यहाँ पर जो राइट आंसर ये रहेगा लिट लकार। आसन भविष्य भविष्यत काल के लिए लिट लकार का प्रयोग यह होगा। और भविष्यति भविष्यता भविष्यंती जो ऐसे रूप इसके चलते हैं। तो आसन भविष्य के लिए लिट, और प्रोक्ष भूत के लिए लिट, और अंधतन भविष्य के लिए लुट लकार, और जो भूतकाल है उसके लिए लंग लकार। नेक्स्ट है राधा पत्रम लेखिष्यति इत्यस्य वाच्य परिवर्तने लेख्यम भवति। राधा पत्र लिखती है तो इसका वाच्य परिवर्तन करना है। तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी, राधया पत्रम लिखिष्यते। तो जहाँ पर जो ये विभक्ति जो होती है उसे कर्ता जो होता है तृतीय में, और जो कर्म है उसे प्रथमा में, और आत्मनेपद की क्रिया। तो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने पर कर्ता में तृतीय विभक्ति, कर्म में प्रथमा, और जो क्रिया होती है वो लिंग वचन और पुरुष के अनुसार बदल जाती है, और ये आत्मनेपद में होती है। नेक्स्ट है किम करवाणी ते इति वाक्य से किमर्थ है। किम करवाणी ते इस वाक्य का यहाँ पर अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ है ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। किम करवाणी ते, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। किम कौन नपुंसकलिंग प्रथम विभक्ति एकवचन, करवाणी लोट लकार उत्तम पुरुष, ते
तब षष्ठी एकवचन युष्मत का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से जा यहाँ बनेगा। नेक्स्ट है मैं यश नहीं चाहता हूँ इति वाक्य से संस्कृत अनुवाद होती। ये यहाँ पर वाक्य दिया गया है और संस्कृत में आपने ये बनाना है। तो मैं यश नहीं चाहता हूँ, तो इसका बनेगा ऑप्शन बी, यश अहम न लिप्स्यामि। मैं यश नहीं चाहता हूँ, मैं अहम यश है, यश नहीं न चाहता हूँ लिप्स्यामि। नेक्स्ट है कर्तृवाच्य कर्म कस्मिन् विभक्त है। कर्तृवाच्य में कर्म किस विभक्ति में होगा? तो अगर कर्ता वाच्य में कर्म, तो यह होगा ऑप्शन बी, द्वितीय में। जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है तो क्रिया के पुरुष और वचन कर्ता के अनुसार होंगे, तब कर्तृवाच्य होता है। और कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा और कर्म में द्वितीय होती है। नेक्स्ट है न जाने भोक्तारम कम इहसम स्थाप्यति हो गए, यहाँ पर दिया गया। तो कम उपस्थास्यति विधि केन छंद सा विनिर्मुक्त एवं श्लोक है। तो छंद पूछा गया है, इसमें छंद कौन सा है? छंद के ऊपर भी हमारे द्वारा पहले वीडियो बनाई गई है, नहीं देखी होगी तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लेना। तो न जाने भोक्तारम कमी है सम उपस्थाप्यति विधि, तो इसमें छंद, तो इसमें जो यहाँ पर छंद है ये रहेगा ऑप्शन सी, शिखरणी जो छंद है उसका यहाँ पर प्रयोग हुआ है। इसका लक्षण एग्जाम में आ जाता है। तो रसय रुद्र छिन्न यमन से लाग है शिखरणी, अनघरातम पुष्पम किसल्यम उन्मूलम कर है, तो ये इसमें श्लोक का जा प्रयोग हुआ है। और नेक्स्ट है यहाँ पर खंड काव्यम, इनमें खंड काव्य कौन सा है? तो ये जो मेघदूत जो है ये खंड काव्य है। एग्जाम में खंड काव्य नहीं दिया गया हो तो वहाँ पर गीति काव्य जरूर दिया गया होगा। अगला क्वेश्चन है मेघदूत यक्ष वस्ती उत्तरवर्ती। तो मेघदूत में यक्ष का निवास स्थान कहाँ पर जो है रहता था? तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर है रहेगा ऑप्शन डी। जब उसको साफ दिया गया तो उसके बाद जो रामगिरी जो पर्वत है वहाँ पर रहने लगा था। अगला क्वेश्चन है हितम मनोहरी च दुर्लभम वच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सूक्ति है। तो ये उक्ति किसकी है? और सूक्ति भी है और उक्ति भी है। तो ये रहेगी ऑप्शन सी, वनेचर से, वनेचर की। कहाँ से ली गई है? किरातर्जुनम से ली गई है। और कस्य ये मुक्ति किसकी है? तो नेचर की है। तो कल्याणकारी और मनोहर वचन अत्यंत दुर्लभ होते हैं। और जो नेचर जो है ये दुष्ट से कहता है। नेक्स्ट है किरातर्जुनियम में किरात है क्या? किरातर्जुनियम में किरात कौन है? तो किरात जो मतलब है यहाँ पर लिया गया है भगवान शिव से। नेक्स्ट है सुभाषितम हारी विस्ति दोगुलात्न दुर्जनस्य अर्क रिपो इव अमृतम इति केन कविन उक्तम। तो यहाँ पर यह किस कवि के द्वारा सूक्ति कही गई है? वेदव्यास, कालिदास, महाकवि बाणभट्ट महाकवि या व्यास के द्वारा? तो ये कही गई है यहाँ पर ऑप्शन सी, बाणभट्ट के द्वारा। नेक्स्ट है सर्वथा न कंचन सप्रीशंति शरीर धर्माणु उपतापा कस्मात् ग्रंथात् एतत् वाक्यम उद्धृतम। तो यहाँ पर यह सूक्ति दी गई है और कृष ग्रंथ से ये ली गई है, दस कुमार चरित, हर्षचरित, नैषधीय चरित या कादम्बरी से। तो ये ली गई है ऑप्शन डी, कादम्बरी से। कादम्बरी किसके द्वारा रचित है? महर्षि बाणभट्ट के द्वारा। और इसमें क्या कहा गया है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि किसी भी शरीरधारी की पीड़ाएं बिल्कुल स्पर्श ही न करें। तो ये इसमें कहा गया है। अगला क्वेश्चन है ज्ञानवद विदग्धु ब्रह्मापि नरम न रंजति, पद्य का अलंकार, इसमें अलंकार कौन सा है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए, अतिशयोक्ति जो अलंकार है उसका इसमें प्रयोग हुआ है। अतिशयोक्ति जहाँ पर किसी वस्तु के बारे में जो बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, जो किसी वस्तु का लोक सीमा अतिक्रांत अतिशय पूर्वक वर्णन करना ही अतिशयोक्ति अलंकार होता है।
सिद्धतवे अध्यवसाय से अतिशोक्ति निगदति। नेक्स्ट है नीति शतके कति श्लोकाः सन्ति। नीति शतक में श्लोक कितने हैं? भर्तृहरि के द्वारा रचित है, शतक त्रय के नाम से इनको जाना जाता है। तो इसमें श्लोकों की संख्या, तो ये है ऑप्शन सी शतम, शतक त्रय शतम। नहीं याद रहता है तो शतम 100, यहाँ भी शतक दिया गया है तो शतक 100। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, भर्तृहरि के द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन है उत्तरामचरित अंका। उत्तरामचरित में अंक, तो इसमें 7 अंक रहेंगे। नेक्स्ट है छायांकस्य योजना। छायांक की योजना इनमें से किस काव्य में है? महावीर चरित, मालती माधव, मृच्छकटिक या उत्तरामचरित में? छाया अंक, तो यह है उत्तरामचरित में तीसरा अंक का नाम। अगला क्वेश्चन है पदम अस्ति। पदम का अर्थ यहाँ पर क्या है? तो पदम से जो अर्थ है ये रहेगा ऑप्शन बी शुभ तिगंतम पदम। शुभंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। शुभंत सुओजस 21 और तिगंत तिप्तस जी 18। तो इनकी एग्जाम में संख्या भी आ सकती है। तो सुओजस जो होते हैं इनकी संख्या 21 है और तिप्तस जी जो धातुएं जो होती हैं इनकी संख्या 18 है। अगला क्वेश्चन है अधोलिखितेषु वृद्धि संज्ञकः नास्ति। यहाँ पर एक वृद्धि संज्ञा करने वाला नहीं है। तो ये कौन सा है? ये है ऑप्शन बी वृद्धि राधेच जो सूत्र है उसके अनुसार आत और एच ये वृद्धि संज्ञक हैं, अर्थात अ, आई, औ इनकी वृद्धि संज्ञा होती है। और ये जो ओ जो दिया गया है इसकी आदेंग गुण जो सूत्र है उसके द्वारा गुण संज्ञा होती है। अगला क्वेश्चन है उपधा संज्ञा केन सूत्रेण। उपधा संज्ञा यहाँ पर करने वाला सूत्र कौन सा है? तो ये रहेगा ऑप्शन डी अलो अंत्यात पूर्व उपधा। तो ये करेगा यहाँ पर अंतिम अल के ठीक पहले वर्ण की उपधा संज्ञा ये करेगा। जैसे अगर आप उदाहरण में राम लिखोगे तो र प्लस अ प्लस म प्लस अ, इसका जो संधि विच्छेद जब आप करोगे र प्लस अ प्लस म प्लस अ, तो यहाँ पर जो म जो है इसकी उपधा संज्ञा होगी। नेक्स्ट है पर रूप संधि उदाहरणम। पर रूप संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा है या सूत्र पर रूप करने वाला कौन सा है? तो पहले तो इसमें उदाहरण है ऑप्शन डी प्रेजते प्र प्लस एजते। दूसरा उदाहरण है इसका उपोस्ति, उप प्लस औस्ति। और परूप किसके द्वारा होता है? एंगी परूपों में एक सूत्र है उसके अनुसार परूप होता है। तो अवर्णांत उपसर्ग के बाद यदि एंग आदि धातु हो तो अवर्ण और एंग के स्थान पर परूप एक आदेश होता है। इसके उदाहरण हैं परेजते और उपोस्ति। क्वेश्चन है स्टोनस्टोह इति सूत्रस्य उदाहरणम। स्टोनस्टोह यहाँ पर दिया गया है, इस सूत्र का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो इसका उदाहरण रहेगा ऑप्शन बी रामस है। स्टोनस्टोह जो सूत्र है ये करेगा स्तुतव। तो स्कार और त्वरग, जहाँ पर स्कार और त्वरग ये दिए गए होंगे तो इनको मूर्धन्य से और त्वरग जाय कर देगा। तो इसके जगह पर जैसे रामस टीकते, रामस प्लस टीकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है नित्य नपुंसक लिंगे एक वचन समास है। नित्य जो नपुंसक लिंग एक वचन में समास कौन सा है या नपुंसक लिंग में इनमें से किस समास का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी अव्ययभाव जो समास है उसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा ध्रुवम अपाय अपदानम इत्यत्र ध्रुवम पदस्य अभिप्राय है। तो यहाँ पर जो ध्रुवम आया है इस पद का अभिप्राय यहाँ पर क्या है? तो इसका जो अर्थ है ये रहेगा ऑप्शन डी अवधि भूतम। तो जहाँ से अपाय अर्थात अलगाव निश्चित हो उसकी अपदान संज्ञा होती है। पंचमी विभक्ति जो है अपदान कारक पंचमी विभक्ति होती है। नेक्स्ट है सत्संज्ञा कोष्ठा है। सत्संज्ञा यहाँ पर किसकी होगी? तो ये होगी ऑप्शन सी सत्री और सानच। और इसका प्रयोग एग्जाम में ये भी आ सकता है कि सत्री सानच का प्रयोग कहाँ पर होता है?
तो जो लट लकार अर्थात जो वर्तमान काल है वहाँ पर इसका प्रयोग किया जा सकता है। लट लकार की जगह पर सत्रिवसानच जो प्रत्यय होता है इनका भी प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है मातृ शब्द से तृतीय विभक्ति एकवचन रूप। मातृ माता शब्द है, इसका जो तृतीय विभक्ति है इसका एकवचन में रूप कौन सा बनेगा? तो इसका रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी, मात्रा। माता मातारो मात्रा है, मात्रा मातरो मातृ, मात्रा मातृभ्याम मातृभी, तो मात्रा यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट है पठ धातु है पढ़ने अर्थ में और वेद लिंग लकार प्रथम पुरुष और द्विवचन में, तो इसका कौन सा होगा? इसका होगा ऑप्शन सी। और इसके रूप कैसे चलेंगे? जैसे पठेत पठेताम पठेयुः, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेयो पठेम। नेक्स्ट है तेन पाठ है पठ्यते प्रयोगास्ति, तो इसका प्रयोग यहाँ पर कौन सा है? यह रहेगा ऑप्शन बी, क्रम वाच्य से क्रम वाच्य का, क्रम वाच्य में ये बना है, तो इसमें तृतीय है, इसमें प्रथम और ये आत्मनिपद में। स पाठ है पठति, तेन पाठ है पठ्यते। नेक्स्ट है एकोनविंशति हिंदीयाम कथ्यति। एकोनविंशति को हिंदी में क्या कहते हैं? और विंशति होता है 20 और एकोनविंशति ही, तो ये हो गया 19, एक कम 20, 19। अगला क्वेश्चन है संयोग संज्ञा भविष्यति। यहाँ पर संयोग संज्ञा इनमें से किसकी होगी? तो ये है ऑप्शन बी, द्वयो व्यंजनों मध्य, दो व्यंजनों के मध्य यहाँ पर संयोग संज्ञा होती है और सूत्र है हलो अनंतरा संयोग है। नेक्स्ट है अधोलिखित नाम कस्मिन् पदे संहिता संज्ञा प्रयुक्ता। संहिता संज्ञा इनमें से किसकी होगी और सूत्र कौन सा है? दोनों ही एग्जाम में आ सकते हैं। परसन्निकर्ष संहिता, ये करेगा संहिता संज्ञा और किसकी होगी? तो ये होगी उपेंद्र हैं, उप प्लस इंद्र हैं, उपेंद्र हैं इसकी। और आधगुणा जो सूत्र है इसमें गुण करेगा और गुण संज्ञा की पहचान क्या है? उसमें एक मात्रा दी गई होगी, जैसे उपेंद्र में दी गई है, उप प्लस इंद्र है, उपेंद्र है, तो इसमें गुण संज्ञा हुई है। नेक्स्ट है स्वर्ण संज्ञा। यहाँ पर स्वर्ण संज्ञा इनमें से किसकी होगी? तो ये होगी ऑप्शन डी, तुलस्य प्रतनम स्वर्णम, तो इसकी जैसे यहाँ पर ये जो स्वर्ण संज्ञा है ये होगी, सूत्र करेगा तुलस्य प्रतनम स्वर्णम। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखितेषु वर्णेषु ईषद सपृष्ठ वर्ण चेतव्या। ईषद सपृष्ठ वर्ण यहाँ पर कौन से हैं? तो ये हैं ऑप्शन बी, यर अलावा, जिन्हें आप अंतस्थ वर्ण भी कह सकते हैं, तो इन्हें ही ईषद सपृष्ठ वर्ण कहा जाता है। और सपृष्ठ का मतलब होता है स्पर्श, क से ब तक स्पर्श वर्ण होते हैं। ऊष्म वर्ण स श स ह, ये सारे ऊष्म वर्ण हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर मध्यवरी शब्द संहिता संज्ञा को वर्ण है। इस यहाँ पर संहिता संज्ञा करने वाले वर्ण कौन से हैं? तो ये रहेंगे ऑप्शन सी, उ और अ। इसका संधि विच्छेद एग्जाम में आ सकता है, तो मधु प्लस अरि, मध्यवरी। परसन्निकर्ष संहिता से संहिता संज्ञा यहाँ पर इसमें होगी। अगला क्वेश्चन है अजभिर व्यवहिता हलय संति, तो यहाँ पर इसकी कौन सी संज्ञा होगी? तो अजभिर व्यवहिता हलय, तो इसकी होगी संयोग संज्ञा, अजभिर व्यवहिता हलय संयोग संज्ञा स्यु। नेक्स्ट है लघु सिद्धांत कौमुदी केन कृता। लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार, तो इसके जो रचनाकार हैं ये है ऑप्शन डी, वरदराज दीक्षित, तो यहाँ जो राइट आंसर है रहेगा ऑप्शन डी। और भट्टोजी दीक्षित जो है इनकी जो सिद्धांत कौमुदी है, तो जो लघु सिद्धांत कौमुदी ये वरदराज दीक्षित की है। पतंजलि के योग सूत्र, पाणिनि के अष्टाध्यायी। नेक्स्ट है पाणिनि शिक्षायाम विसर्ग से उच्चारण स्थानम। पाणिनि की जो शिक्षा इसमें विसर्गों का जो उच्चारण स्थान है ये कौन सा है? तो ये है ऑप्शन सी, कंठ है, और अकुह विसर्जन नाम कंठ है। और उच्चारण स्थान के ऊपर भी हमारे द्वारा पहले वीडियो बनाई गई है, उसमें सारे उच्चारण स्थान कराए गए हैं, तो आप जो है वहाँ जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट है सर्वनाम स्थान संज्ञा कहा प्रत्यय। सर्वनाम स्थान संज्ञा प्रत्यय इनमें से कितने हैं? तो ये है ऑप्शन डी 5, शु औजस अम औ। तो इस तरह 5 हैं। नेक्स्ट है स्वर्ण संज्ञा सूत्रम। स्वर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र तुलस्य प्रतनम सवर्णम। अकस्वर्ण है दीर्घ है। रि लिरी वर्णयोर इत है, तो यह है स्वर्णवाच्यम, अर्थात रि और लिरी की स्वर्णता ये करेगा। नेक्स्ट है निषेध विकल्पियों संज्ञा। निषेध विकल्प की संज्ञा कौन सी होती है? तो ये होती है विभाषा संज्ञा। सूत्र है नैवेति विभाषा। निषेध और विकल्प को विभाषा कहा जाता है। नेक्स्ट है इदुद्वैद्विवचनम। तो इसकी क्या होती है? इसकी होगी प्रगृह्य संज्ञा, ऑप्शन सी इदुद्वैद्विवचनम प्रगृह्यम। दीर्घ ई और दीर्घ उ और एकारांत, ये जितने भी द्विवचन में हैं इनकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। हरि एतौ विष्णु इमौ गंगेम। नेक्स्ट है अग्निचित इत्यस्य उपधा संज्ञा। इसकी उपधा संज्ञा कौन सी है? तो ये होगी ऑप्शन डी ची वर्ण की। अग्निचित, इसमें ई वर्ण की उपधा संज्ञा है। सूत्र कौन सा है? अलो अंत्यात पूर्व उपधा। अंतिम हल से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। एग्जाम में इनकी व्याख्या भी आ सकती है, तो ये भी आपने साथ साथ में याद रखनी है। नेक्स्ट है अप्रिक्त संज्ञा। तो अप्रिक्त संज्ञा इनमें से किसकी होगी? तो ये होगी ऑप्शन ए, यहाँ पर प्रत्यय की। अप्रिक्त एकाल प्रत्यय है, तो एक वर्ण रूप प्रत्यय की अप्रिक्त संज्ञा होती है। जैसे सु का स, ती का ता, जो इसमें से सु जो है उसका जो उ है, सु इसमें से उ जो हट गया तो ये जो है स, और ऐसे ही ती में से ई हट गई तो इसका त। तो इनकी जगह यहाँ पर एकाल प्रत्यय संज्ञा होती है। नेक्स्ट है सचुत्तव प्रकरणे कतिचित जनः पदस्य संधि विच्छेदः स्यात्। सचुत्तव में ये जब संधि विच्छेद कौन सा है? ये जो यहाँ पर दिया गया है कतिचित जनः में, तो ये है ऑप्शन बी कतिचित प्लस जनः। स्तोचनाचु जो सूत्र है उसे सचुत्तव जाय हो जाता है। सकार और त्वरग, इसके स्थान पे स के स्थान पे तालव्य है, और जो यहाँ पर तो ये जो ता दिया गया है इसको च्वरग। तो ऐसे जा कतिचित जना ये बनेगा। नेक्स्ट है स्टोनास्टोह सूत्रेण अधिष्ठाता पदस्य संधिविच्छेद। अधिष्ठाता का संधिविच्छेद कौन सा है? तो इसका रहेगा ऑप्शन सी अधिस प्लस ठाता। स्टोनास्टो जो सूत्र है इससे स्टुत्तव होगा। तो ये भी जाए ऐसे ही सकार और त्वरक, इसको मूर्धन्य से और इसको त्वरक। नेक्स्ट है अति हिमम पदस्य समास विग्रह है। अति हिमम का समास विग्रह कौन सा है? तो यह है ऑप्शन सी हिमस्य अत्य है। अव्यय भक्ति समीप से रिद्धि जो सूत्र है ये इसमें लगेगा। नेक्स्ट है देवदत्ताय रोचते मोदगम। मोद का है शब्दत्ते चापूप हैं। उपयुक्त वाक्य प्रियमाण है क्या वर्तते। तो प्रियमाण इसमें कौन है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी देवदत्त है। जो रुच धातु जो होती है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। रुच अर्थ है प्रियमाण है। रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है ग्रामस्य निकटम गहन वनम अस्ति तत्र निवसन्ति लुण्ठकाः अस्मिन् वाक्ये परिवृतं सूत्रम। इसमें सूत्र कौन सा लगा है? तो इसमें जो सी आंसर है ऑप्शन डी दूर अंतिकार्थे षष्ठी अनत्रश्याम जो सूत्र है इसमें लगा है। दूर तथा अंतिक अर्थ वाले शब्दों के योग में विकल्प से षष्ठी होती है, वहाँ पर षष्ठी और पंचमी दोनों का प्रयोग हो सकता है। दूरम निकटम ग्रामस्य ग्रामात्वा। तो ये जो है यहाँ पर ये जो अनत्र श्याम जब होता है इसका मतलब होता है विकल्प, अर्थात षष्ठी और पंचमी दोनों का प्रयोग हो सकता है। नेक्स्ट है ब्रह्मचारी काष्ठ पीठे अधिशेते। ब्रह्मचारी जो काष्ठ होता है लकड़ी की पीढ़ी पर बैठे हैं, तो यहाँ पर रेखांकित पद का शुद्ध रूप कौन सा होगा? जो काष्ठ पीठे दिया गया है इसमें पूछा गया है।
तो इसमें होगा ऑप्शन बी काष्ठ पीठम। तो ब्रह्मचारी काष्ठ पीठम अधिष्ठेति। अधिसिंह स्था आसाम क्रम जो सूत्र है उसके आधार पर यहाँ पर सिंह और स्था धातु के पहले आदि उपसर्ग हो तो क्रिया के आधार की कर्म संज्ञा होती है। सूत्र है अधिसिंह स्था आसाम क्रम। नेक्स्ट है लभ्यम इति पदे प्रकृति प्रत्युस्थ है। लभ्यम में प्रकृति और प्रत्यय कौन सा है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए लभ प्लस यत, लभ्यम। नेक्स्ट है दृश्य धातु तुमन प्रत्यय योग्य शब्द है। दृश्य धातु है, देखने अर्थ में तुमन प्रत्यय यहाँ पर लगाना है। तो दृश्य धातु है और तुमन प्रत्यय, तुमन का तुम शेष रहेगा तो द्रष्टुम रूप ये बनेगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है शुष्क प्लस कथ। तो इसमें कौन सा रूप बनेगा? तो इसमें होगा ऑप्शन ए शुष्क है। शुष्क धातु है, कथ प्रत्यय है और कथ का ता शेष रहेगा तो शुष्क है। नेक्स्ट है शब्द रूपेशु आत्मनेपदम। इसमें आत्मनेपद कौन सा है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी पंचमी एकवचन। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटी वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।